जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। इसी दृष्टि से हमारा यह प्रयास रहता है कि आप तक आपके एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको बताया जाए और साथ ही ये बताया जाए कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है और ज़्यादा डिफ़िकल्टी में ना पड़ते हुए आपको एक दिशा देने का हमारा प्रयास रहता है। इसी प्रयास को देखते हुए आज ये वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आपको कितना पढ़ना है और क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं आप। इसके अलावा मैंने और भी टेस्ट सीरीज़ अपलोड की है चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, डिटेल्ड एनालिसिस जो है आपको अच्छा लगता है, तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी कर सकते हैं जो भी नीडी पर्सन है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए हैं। तो आप अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी इनको रेफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रवासी भारतीय केंद्र एंड फॉरेन साइंस इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर इंडियन यूनियन मिनिस्टर। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है क्योंकि पहले का करंट अफेयर है, लेकिन आपको इसमें से क्या सीखना है? आपको सीखना है कि जो आपके करंट अफेयर्स हैं, जो थोड़ा सा हमारे अच्छे लीडर्स हैं जिनका डिमाइस हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो ये क्वेश्चन तब आया था जब सुषमा स्वराज जी की थोड़ी जो है डेथ हो गई थी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सुषमा स्वराज। और इसका जो हिंदी में मैं बता देता हूँ, प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम जो बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया, तो इसका जो नाम रखा गया सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। और इसका जो नाम कर दिया गया है वो कर दिया गया है प्रवासी भारतीय केंद्र सुषमा भवन करके इसका जो है नाम कर दिया गया है। इसके अलावा जो है एक और इंस्टीट्यूट बनाया गया है फॉरेन सर्विस, जो कि आईएफएस की ट्रेनिंग होती है उसमें, तो इसको सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाएगा। सुषमा स्वराज इसका आंसर रहेगा। इसके बाद में देखिए, अगला जो प्रश्न है, दीपोत्सव 2019 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे। और दीपोत्सव 2019 का आयोजन किस जिले में किया गया? इसका जो आंसर रहेगा अयोध्या रहेगा। अब देखिए, इसमें जो है हर साल संस्करण हो रहे हैं, 2017 से 2000 जो है अब 2022 में भी ये हुआ। अभी जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अब इसमें जो है मैं आपको बता दूं, कई बार आउट ऑफ द क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है एग्जामिनर द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है कितने लाख दिए का जो है रिकॉर्ड बना। तो लगभग जो है इसमें 17 लाख दिए जो है जलाए गए हैं इस संस्करण में। 2022 के जो एडिशन हुआ है दीपोत्सव का, उसमें 17 लाख दिए जलाए गए हैं। इसमें जो भी दिए 5 मिनट से ज़्यादा जलते रहे उनको काउंट किया गया है। 5 मिनट से पहले जो बुझ गए हैं दिए उनको नहीं काउंट किया गया है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आपसे देखिए, ये नहीं पूछा जाएगा कि ये 5 मिनट वाली जो बात मैंने आपको बताई है ये नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बने चीज़ में, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है। आपसे पूछा जा सकता है कि दीपोत्सव 2022 में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ या कितने दियों का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखिए, अगला क्वेश्चन है, नगोजी ओकोंजो-इवेला जो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ की रेसिडेंट रही हैं? तो वो रेसिडेंट जो है वो नाइजीरिया की हैं। ये भी थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर्स जो है आपको क्या सीखना है इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से आपको ये सीखना है कि जैसे कि WTO है, यहाँ पे WTO से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से आपको IMF हो गया, ये जो भी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक हो गया या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के नाम और जो इनके जो है MD या CEO के नाम जो है आपको पता होने चाहिए। और उनके जो हैं जो उनकी कंट्रीज़ हैं, कहाँ से वो ओरिजिन करते हैं, वहाँ का नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपको ज़्यादा डीपली ना जाते हुए डायरेक्टर जनरल या CEO के नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। और जो मेन संस्थाएं हैं जैसे कि WTO और वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और जो भी आप जैसे WEF सुनते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सारे जो आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं, इनके जो है हेड के नाम आपको पता होने चाहिए और उनकी कंट्रीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आप इतना सीख सकते हैं। इसके बाद में देखिए, अगला क्वेश्चन है,
विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2021-22। देखिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। अब देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। मैं ये कहूँगा कि 99% यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो आप चैनल पे ढूंढ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और देखिए इसका जो आंसर रहेगा, सर्वप्रथम वाली चीज़ ज़रूर आती है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने इसको लागू किया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कर्नाटका। तो कर्नाटका ने इसको लागू किया है सबसे पहले, और कर्नाटका ने इसको लागू कर दिया था अगस्त 2021 में ही। और इसके बाद में देखिए अब इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्री प्राइमरी लेवल पे कौन से स्टेट ने सबसे पहले इसको लागू किया है। तो देखिए एक बिल्कुल ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्री प्राइमरी लेवल पे सबसे पहले किसने लागू किया है, तो ये किया गया है उत्तराखंड द्वारा। और ये क्वेश्चन क्यों बन सकता है, क्योंकि ये जुलाई का ही करंट अफेयर्स है, जुलाई 2022 का करंट अफेयर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए प्री प्राइमरी लेवल पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड ने इसको लागू किया है। एक क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको कहूँगा। ये ईजी क्वेश्चन है, एक मेगावाट में मतलब 1 MB में कितना होता है। कल भी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने सारी सीरीज़ आपको बताई थी, और छोटी सी गलती उसमें मेरे से हुई थी कि MB मैंने इसमें छोड़ दिया था। अब देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी है तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। 8 बिट को मिला के 1 बाइट बनती है, और इसी तरीके से 1024 बाइट से मिलके एक क्या बनता है, 1 किलोबाइट बनती है, और 1024 किलोबाइट से मिलके क्या बनता है, 1 मेगाबाइट बनती है, और 1024 मेगाबाइट से मिलके एक। अब देखिए इसका पूरा सीरीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अब ये 1024 आप लगाते रहेंगे, इसको समझ जाएंगे आप। सबसे पहले तो आपका बाइट आएगा, 8 जो है 8 बिट से मिलके 1 बाइट बनता है, और 1024 बाइट से मिलके जो है आपका किलोबाइट बनता है। किलोबाइट के बाद आपका MB आएगा, MB के बाद में आपका GB आएगा, और GB के बाद में आपका TB आएगा, टेराबाइट जिसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ तक ही मोस्टली जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होगा, इससे आगे आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे आगे का भी मैं बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी बिल्कुल आ सकता है। देखिए इससे आगे आएगा PB, TB से आगे आएगा PB। PB की फुल फॉर्म होती है पेटाबाइट। पेटाबाइट आप बिल्कुल याद रखेंगे, और पेटाबाइट के बाद में EB आ जाएगा, एक्साबाइट करके आ जाएगा। तो आप पहले बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और पेटाबाइट आ जाएगा आपका, और एक्साबाइट आ जाएगा। तो ये आप चीज़ याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, और आपके एग्जाम में एज इट इज़ ये क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर से। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, इन रेफरेंस टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो ये हमें देखना है कि पर्यावरण जो प्रदूषण होता है वो किस किस चीज़ से होता है, क्या जल प्रदूषण से होता है कि नहीं होता है, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, पर्यावरण प्रदूषण। तो देखिए पर्यावरण तो सभी चीज़ों से मिलकर बनता है, चाहे वो ध्वनि हो, चाहे वायु हो, चाहे जल प्रदूषण हो। तो पर्यावरण का अगर प्रदूषण हमें नापना है तो इसका जो आंसर होगा तीनों होगा, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। तो इसमें जो कूट रहेगा ये D, A 1, 2 और 3 जो है ऑल सारे इसमें सही रहेंगे। सभी से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन तो बिल्कुल मेजर कारण है ही है, एयर पॉल्यूशन भी मेजर कारण है। और आपको लग सकता है कि नॉइस पॉल्यूशन जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता, तो ये आपको गलत लग रहा है। नॉइस पॉल्यूशन भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का कारण होता है। अब इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, इस प्रश्न से आपको सीखनी है कुछ चीज़ें। विच इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका जो आंसर है वो है 22 मई। 22 मई इसका आंसर रहेगा। और इससे आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी मेजर इंटरनेशनल डे या नेशनल डेज रहेंगे वो आपको याद करने हैं। जो भी दिवस रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो ये जो है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये फरवरी 27 को मनाया जाता है।
इससे भी जो है प्रोमिनेंटली आपको जैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फरवरी 2 को कौन सा मनाया जाता है, या पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो आंध्र भूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो फरवरी 2 को मनाया जाता है। अब देखिए आप कुछ जो दिवस हैं वो नोट करेंगे। फरवरी 2 को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। फरवरी 27 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। इसके अलावा देखिए मार्च में अगर हम बात करें तो मार्च 3 को 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो क्या ये आपके एग्जाम में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। इसमें पूछा जा सकता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, या कौन सा दिवस होता है, कौन से डे मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है मार्च 3 को मनाया जाता है। इसी तरीके से मार्च जो 22 है, 22 मार्च को कौन सा मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन। क्या ये पूछा नहीं जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे मनाया जाता है। इसी तरीके से अप्रैल 7 को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे ये देखिए एग्जामिनर की बिल्कुल फेवरेट चीज़ें होती हैं, आप इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज़ देखने को मिल सकता है। और इसके बाद में देखिए अप्रैल 10 जो है, अप्रैल 10 को मनाया जाता है वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे। अप्रैल 10 को वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे मनाया जाता है। अप्रैल 18 को मनाया जाता है हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। और सितंबर 21 को आप बताएंगे कौन सा मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे सितंबर 21 को कौन सा बनाया जाता है। और देखिए दिसंबर में वर्ल्ड सॉइल डे भी मनाया जाता है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये दोनों चीज़ें आप बताएंगे मुझे कि सितंबर 21 को कौन सा मनाया जाता है और वर्ल्ड सॉइल डे जो है कब मनाया जाता है। देखिए वर्ल्ड सॉइल डे आ सकता है अभी सदगुरु जो हैं, एक जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके द्वारा सॉइल के ऊपर, वर्ल्ड सेफ सॉइल के ऊपर जो है कैंपेन चलाया गया है पूरे वर्ल्ड में। तो ये इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल कनेक्ट करके आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो आप दो चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सितंबर 21 को कौन सा मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड सॉइल डे जो है कब मनाया जाता है, कौन से दिसंबर में मनाया जाता है ये। इसके अलावा देखिए अगर डिटेल में एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी डेज़ हैं, जितने भी डेज़ हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आपको जो है कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है। मैं पूरा की पूरी जो डिटेलिंग है एनवायरनमेंट इकोलॉजी के डेज़ की वो आपको वीडियो के थ्रू दे दूंगा। इसके बाद में देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है द टर्म फोर्थ वर्ल्ड इज़ यूज फॉर द कंट्रीज। फोर्थ वर्ल्ड, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसमें ये जो है एक आउटडेटेड, वैसे तो ये आउटडेटेड वर्ड है एक तरीके से, मतलब ये शब्द जो है थोड़ा आउटडेटेड हो गया। इस तरीके के शब्द यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से पैदा करता है इस तरीके के शब्द जो हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। चौथा जो विश्व है, चतुर्थ विश्व, लीस्ट डेवलप्ड जो कि न्यूनतम विकसित देश हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा होता है। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड होता है जिसमें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि यूएस आता है, वेस्टर्न यूरोप, ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। और वेस्टर्न यूरोप या यूएस के जो एलाइज होते हैं, एलाइज मतलब मित्र देश होते हैं और वो विकसित हैं, तो वो सब फर्स्ट जो वर्ल्ड है उसमें आ जाएंगे। सेकंड वर्ल्ड में आ जाएगा जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है। कम्युनिस्ट ब्लॉक कौन कौन सा है? कम्युनिस्ट ब्लॉक है जैसे कि रशिया हो गया, या जिसको यूएसएसआर कहा जाता था पहले, और चाइना वगैरह हो गया है, और क्यूबा जो कंट्रीज़ हैं वो अभी थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो डेवलप्ड हो जाएंगी। तो ये सेकंड ब्लॉक में आएंगी, या सेकंड जो है विश्व में आएंगी। इसके बाद में जो थर्ड आएगा वो रिमेनिंग, जो इन दो ऊपर वालों से बच जाएंगे वो थर्ड में आएंगे, और जो अभी बेसिकली लीस्ट डेवलप्ड से ऊपर हैं वो थर्ड में आ जाएंगे, और चौथे में तो लीस्ट डेवलप्ड आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकल विंड्स आपको याद रखनी है। अगर आप जो है कमेंट्स आपके ज़्यादा आते हैं तो मैं लोकल विंड्स पे वीडियो बना दूंगा। लोकल विंड्स आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकती हैं। तो देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल्ड लोकल विंड ब्लोइंग डाउन द राइन वैली। तो देखिए इसमें आपको ये जो विंड्स हैं, लोकल विंड्स, आपको कुछ याद रखनी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स हैं। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है इसका आंसर रहेगा। इसके अलावा ये जो और जो विंड्स दी हुई हैं ऑप्शंस में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर रहेगा मिस्ट्रल रहेगा। चिनूक जो है, अब देखिए आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, दो चीज़ें याद रखनी है। दो चीज़ों में से भी एक चीज़ तो महत्वपूर्णली आपको याद रखनी है कि कौन से एरिया में ये फ्लो करती है। दूसरी चीज़ अगर आप याद रख सकते हैं तो ये याद रख लीजिए
कि क्या ये कोल्ड है, शुष्क है या ड्राई है कि नहीं है, या वार्म है या हॉट है। इस तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन आपको ये तो बिल्कुल याद रखना है कि कहाँ से ये ओरिजिनेट करती हैं, कहाँ पे फ्लो करती हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है और इसी तरीके का क्वेश्चन आपका बनेगा। अब देखिए इसका जो आंसर है वो मिस्ट्राल है। अदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं, चिनूक, मैं आपको बता देता हूँ। चिनूक जो है वेस्ट अमेरिका में फ़्लो करती है और चिनूक के दो टाइप हैं। ये देखिए अमेरिका में फ़्लो करती है। आपने एक हेलीकॉप्टर भी देखा है चिनूक नाम से, जो कि अमेरिका की इस विंड से ही उसका जो है नाम लिया गया है। और ये देखिए एक तो कोस्टल एरिया में फ़्लो करती है और एक जो है इंटीरियर में फ़्लो करती है। तो दो तरीके की चिनूक होती हैं। अब देखिए इसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, इतना आपको याद भी नहीं रखना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये कहाँ पे फ़्लो करती है। तो इसको आप अमेरिका या वेस्ट अमेरिका में याद रख सकते हैं। वहाँ पे जो रॉकी माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन्स से जो लीवर्ड साइड है, जो नीचे की साइड है, वहाँ पे फ़्लो करती हैं ये, क्योंकि ठंडी हवा है तो नीचे की साइड जो है ठंडी चीज़ जो है नीचे की तरफ फ़्लो करेगी। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। और जो है इसमें देखिए दूसरी जो है बोरा, बोरा जो है एक ठंडी, इसमें देखिए करेक्शन मैं करना चाहता हूँ, चिनूक ठंडी हवा नहीं है। चिनूक बेसिकली वार्म हवा है, गर्म हवा है और ड्राई हवा है। लेकिन ये रॉकीज़, जो रॉकीज़ की ईस्टर्न साइड है वहाँ पे फ़्लो करती है। ये तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए बोरा जो विंड है वो बेसिकली इटली का जो पार्ट है, या क्रोशिया या एड्रियाटिक सी या स्लोवेनिया, इस एरिया में फ़्लो करती है बोरा जो लोकल विंड्स हैं। इसके बाद में देखिए ब्लिज़ार्ड जो है एक ठंडी और बहुत ही पावरफुल विंड है, जो कि सर्बिया, कनाडा, यूएस में ये फ़्लो करती हैं, उसमें बहती हैं। तो बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। और ये देखिए अभी 3-4 नहीं है, इनका जो है कम से कम, अगर आप जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो कम से कम ये आपके पास में लगभग 20 के करीब जो लोकल विंड्स हैं वो आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट विंड्स ये आपके एग्जाम में आ सकती हैं। अगला जो प्रश्न है वो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है एग्जाम में। बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है उसके आसपास की चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। बायोडाइवर्सिटी के आसपास की चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मोस्ट प्रॉस्परस एरिया इन इंडिया। तो ये पूछा गया है कि जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए सबसे संपन्न क्षेत्र जो है वो है वेस्टर्न घाट्स। इसमें से जो ऑप्शन दे रखा है वेस्टर्न घाट है। देखिए थार डेजर्ट तो बिल्कुल होगा नहीं, एलिमिनेट भी आप इसमें कर सकते हैं। ईस्टर्न घाट भी इतना प्रॉस्परस नहीं है, आपने बहुत कम सुना होगा। बे ऑफ बंगाल पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर हो सकता है, लेकिन बे ऑफ बंगाल अगर वेस्टर्न घाट्स की तुलना में देखें तो बे ऑफ बंगाल एक छोटा एरिया है और इसमें जो है वेस्टर्न घाट से कम ही डाइवर्सिटी मिलती है। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा वेस्टर्न घाट्स। अब देखिए इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में आपको और क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी पढ़नी है तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं और ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। एक तो देखिए हिमालयाज़ हैं, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। हॉटस्पॉट का मतलब है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो एक तो हिमालय आ जाएगा और एक आ जाएगा इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और एक आपका सुंडालैंड आ जाएगा। सुंडालैंड, देखिए सुंडालैंड होता है जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, उसको सुंडालैंड हम कहेंगे। और एक जो है जो मैंने अभी आपको बताया वेस्टर्न घाट। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा। 3 ऑप्शंस जो हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए इसमें अगला जो प्रश्न है वो है 30th क्वेश्चन। ये जो है ये भी काफ़ी एग्जाम्स में और सभी एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो आपको जो कल्चर्स हैं, कल्चर मतलब उनकी खेती को क्या कहा जाता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए विटीकल्चर जो है, विटीकल्चर ग्रेप्स की फार्मिंग से रिलेटेड है। तो ए का 4 हो जाएगा। वेजिकल्चर, देखिए वेजिटेबल, VEG, वेजिकल्चर आपको याद नहीं होता है तो ऐसे याद कर लीजिए। VEG इसके शुरू में है तो इसके शुरू में भी VEG है, तो वेजिटेबल का वेजिकल्चर हो गया। पिस्की कल्चर का हो गया फिश फार्मिंग, और जो है ओलेरी कल्चर का हो गया ट्री फार्मिंग। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा राइट वो डी ऑप्शन रहेगा। आप मैच इसको कर सकते हैं। और ओलेरी कल्चर को किसकी फार्मिंग कहा जाता है, वृक्षों की फार्मिंग। पिस्सीकल्चर जो है, पिस्सीकल्चर बेसिकली आपकी फिश की फार्मिंग या मछली पालन को कहा जाता है। वेजिकल्चर सब्जी की खेती को, और विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती को कहा जाता है। इस तरीके से इसका जो आंसर है वो डी रहेगा।
अब देखिए ये इकोनॉमिक्स एक आपके सिलेबस में इकोनॉमी का भी सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आपको लगेगा कि सर क्या इतना पढ़ना पड़ता है, देखिए इतना पढ़ना नहीं पड़ता, थोड़ा सा जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उन पे आप ध्यान दे के चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा आपको जो है एलिमिनेशन करना है अपने एग्ज़ाम में, और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके के ऑप्शन हैं उनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ बैंक हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन इंडिया एज द डिफरेंशिएटेड बैंक्स, इन तीनों ऑप्शंस में से। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के किस प्रकार के का बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित है। तो देखिए विभेदित बैंक, अगर आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएटेड बैंक आप करेंगे तो यहाँ पे आप कमर्शियल बैंक्स को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक ये कुछ अलग तरीके से पूछा गया है, तो कमर्शियल बैंक तो नहीं आएंगे। अब इसमें देखिए जैसे 3 ऑप्शन आप हटा देते हैं तो थर्ड ऑप्शन हटाने के बाद में आपका एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है, और इसके अलावा आप इसमें फिर 50-50 पे रह जाएंगे कि ये दोनों होंगे या एक होगा। तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ उसकी डिटेलिंग क्या है। ये क्वेश्चन फिर से किसी न किसी रूप में रिपीट होकर आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए इसमें डिफरेंशिएटेड बैंक्स का मतलब है बेसिकली इसमें आरबीआई इनको लाइसेंस तो प्रोवाइड करती है, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक सर्विस देने के लिए इनको बनाया जाता है। तो आरबीआई द्वारा ही बैकअप्ड होते हैं, ये लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है इनको। और ये जो फिनेंशियल इंक्लूजन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक के साथ में जुड़े, उसका वो एम होता है, और पेमेंट वगैरह जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो इन बैंक्स के थ्रू, तो वो इनका एम होता है। अब देखिए ये जो कमेटी है 2014 की नचिकेत मोर की कमेटी के द्वारा ये स्थापित किए गए हैं। इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल्स कौन कौन से रहेंगे। एक तो देखिए इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, और इनकी अभी रिसेंटली स्थापना हुई थी, मतलब 2017 के आसपास में। तो ये भी बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएटेड बैंक्स के तर्ज पे ही खोले गए थे। इसके बाद में देखिए आप स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। लोकल एरिया बैंक्स जो हैं जिनको LAB कहा जाता है, लोकल एरिया बैंक, वो भी इसका एग्जाम्पल है। पेमेंट बैंक्स जो हैं वो भी इन्हीं का एक एग्जाम्पल है डिफरेंशिएटेड बैंक का। इसके बाद में देखिए ये आपने शायद पहले ना सुना हो, होलसेल बैंक जो है ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और जो आपने RRB सुना होता है, रीजनल रूरल बैंक, वो भी डिफरेंशिएटेड बैंक्स का ही एग्जाम्पल है। अब देखिए डिफरेंशिएटेड बैंक्स जैसे कि रीजनल रूरल बैंक्स आपने सभी ने सुना होगा, ये एक डिफरेंटली तरीके से काम करते हैं। जो भी लोकल एरिया के लोग हैं, जो भी गांव के देहात के बैंक्स हैं उनको जो लोग हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो इसलिए अब अगर मैंने एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें जो है कमर्शियल बैंक को आप एलिमिनेट करेंगे, और जो पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंशिएटेड बैंक का। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ओनली 1 और 2। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार। ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको कि रिपीटेड है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें भी जो है एस्पिरेंट्स गलती कर जाते हैं कई बार, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, 3 टाइप की इमरजेंसी हमारी, उनको आपको देखना है। अब देखिए इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है तो आंसर रहेगा नेवर। अभी तक हमारे देश में कभी भी जो है आर्थिक इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई है, वित्तीय आपात स्थिति कभी घोषित नहीं हुई है। अब इसमें देखिए देख लेते हैं, इसका आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है पॉलिटी के सेक्शन में। तो आर्टिकल इसका 360 है, इसको आप याद रखें बिल्कुल। आर्टिकल 360 फिनेंशियल इमरजेंसी से रिलेट करता है। इसको कौन लगा सकता है ये भी पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट इसको लगाता है। और देखिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें एग्जीक्यूटिव या जो लेजिस्लेटिव पावर है ना, सारी की सारी सेंटर के पास चली जाती हैं। देश में जितने भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी होगी या कोई भी लॉ बनाना होगा, वो सारी पावर जो है सेंटर के पास चली जाएगी। मतलब पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगा, स्टेट्स के लिए भी, राज्य के लिए भी। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है इंपॉर्टेंट, जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से बिल्कुल संबंध रखते हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं। जैसे कि मैंने दिवस बताए, डेज बताए, जो कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी से संबंध रखते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, वो भी आपको पढ़ने हैं। आपके कमेंट अगर ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार, देहरादून में ये स्थापित है, और ये 1982 में बनाया गया था, 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि विच स्टेट वॉज डिक्लेयर एज द मॉडल स्टेट फॉर द वन धन विकास योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श मॉडल राज्य में घोषित किया गया? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मणिपुर। अब देखिए वन धन विकास योजना जो है ये किस लिए बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा? ये योजना जो चलाई गई थी, जो माइनर प्रोडक्ट होते हैं, फॉरेस्ट के माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि देखिए ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे इसके कुछ एरिया में जो है, कुछ एरिया मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट परमिट करती है ट्राइब्स को, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको परमिट कर देती है, यहाँ से वो जो माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं, माइनर प्रोडक्ट मतलब जैसे कुछ फूल पत्ती या फ्रूट्स हो गए इस तरीके के जो कि नुकसान नहीं पहुँचाते एनवायरनमेंट को, उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये ट्राइबल पॉपुलेशन। और वो जो प्रोडक्ट जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड किया जाता है। वैल्यू एडिशन मतलब उनकी ब्रांडिंग हो जाती है, उनका एडवर्टीजमेंट हो जाता है और उनकी जो है बेसिकली मार्केटिंग हो जाती है, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये किस लिए चलाई गई थी? बेसिकली सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द फॉरेस्ट बेस्ड जो ट्राइब्स हैं, जो भी फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइब्स हैं, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब उनका जो है विकास हो, तो इसलिए वन धन विकास योजना चलाई गई थी। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें जो है डिटेलिंग में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। इससे आपको ध्यान देना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं जो आपको जो है नहीं पढ़ने हैं बिल्कुल, ये नहीं कि आपने जो है पूरी की पूरी किताब पढ़ के डाल दी है, तो ऐसे वो फ़ायदा नहीं देगी, आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, इस बार आप बिल्कुल सिलेक्शन लें। इसी शुभकामना के साथ में धन्यवाद।